दो किंगडम्स थे, रिवर नर्मदा के नॉर्थ में और एक साउथ में। अब जो तमिल कंट्री जिसे हम लोग कहते थे, कृष्णा और तुंगाभद्रा रिवर के आगे वो कन्याकुमारी तक थी। यहाँ पे चेरा चोला पांड्या थे, साउथ में चेरा चोला पांड्या, और द्रविडियन ओरिजिन के थे और द्रविडियन इनकी स्क्रिप्ट थी। ठीक है, मतलब द्रविडियन का मतलब होता है वो लोग जो तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम बोलते हैं। तो द्रविडियन बेसिकली लैंग्वेज से है, तो ये कहते थे हम द्रविडियन लोग हैं। और नॉर्थ में आर्यंस थे। आर्यंस रहते तो नॉर्थ में थे, पर साउथ में उनका कल्चर चला गया। अगस्त्या पहला इंसान था जिसने कस्टम्स नॉर्थ से साउथ ले गया द्रविडियन लोगों को। फिर बहुत सारे ब्राह्मण्स गए साउथ में, संस्कृत पॉपुलर हो गई साउथ में भी। ठीक है, आंध्र किंगडम जो था वो ब्राह्मण किंग्स रूल कर रहे थे। फिर मौर्यंस ने उनको कैप्चर कर लिया। मौर्यन पीरियड एक ऐसा पीरियड था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, जहाँ पर देखा गया कि बुद्धिज़्म आया, जैनिज़्म आया। अब पहले तो जब हम लोग संगम टेक्स्ट की बात करते हैं, तो पहले जो संगम टेक्स्ट थे उन्होंने केवल रिवर गंगा और सोन की बात की, पर जब लोग साउथ पहुंच गए तो उन्होंने साउथ की भी बात की। और जो तमिल के लोग थे उन्होंने भी ब्राह्मणिक फेथ को एक्सेप्ट कर लिया धीरे धीरे कि हाँ ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण्स गए थे, जैसे अगस्त्या गया था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने अपनी लैंग्वेज पे तो बहुत घमंड किया, उसको तो रिटेन रखा, बट उन्होंने कुछ चीज़ें इनकी अडॉप्ट कर ली ब्राह्मण्स की। संगम का मतलब होता है असेंबली। अगर देखा जाए तो 3 संगम्स या असेंबलीज थी मदुरई में। मदुरई तमिलनाडु की सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है, वहाँ पे 3 संगम्स थे, मतलब 3 असेंबलीज थी। ठीक है, बहुत सारे पोएट, स्कॉलर्स उसका पार्ट थे। और क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, संगम लिटरेचर मतलब पोम्स वगैरह को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे और उनको क्या करते थे, कंपाइल करते थे। पहला है तिरुकुरल। जो तीसरा जो संगम था तिरुकुरल, वो सबसे ज़्यादा संगम लिटरेचर को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। और तिरुकुरल जो थी वो लिखी थी तिरुवल्लुवर ने लिखी क्या थी, कंपाइल की थी। इसमें 1330 कपलेट्स थे, मतलब कि दोहे थे। इसके अलावा 133 चैप्टर्स थे। इनके 3 सेक्शंस थे। पहला था अया मतलब धर्म, दूसरा था पोरुल अर्थ, और तीसरा था इनबम कामा। धर्म एंड कामा ऑब्वियसली एथिकल चीज़ों से रिलेटेड थे, और अर्थ मतलब बिजनेस एथिक्स रिलेटेड थे। तो मैंने क्या बताया, संगम 3 तरीके की क्या थी तुम्हारी, संगम लिटरेचर थी। 3 तरीके की तुम्हारी क्या थी, संगम लिटरेचर थी, अरम, पोरुल और इनबम। ये धर्म और कामा से रिलेटेड थे। मेन धर्म मतलब होता है कि ऑब्वियसली एथिकल क्या है, कामा भी ऑब्वियसली एथिकल क्या है पर्सनल लाइफ में। कामा इज बेसिकली एसोसिएटेड विद लव, तो आपकी पर्सनल लाइफ पर। इनबम मतलब था कि आपको, अर्थ मतलब था कि आपको मतलब उनके साथ कैसे डील करना है, बिजनेस में कैसे डील करना है। तो संगम लिटरेचर जो थी बेसिकली वो तुम्हारी सबसे इम्पॉर्टेंट 3 सेक्शंस थे वहाँ पे तमिलनाडु में। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन था वो था तिरुकुरल। अब स्कॉलर्स जो थे कहते हैं कि संस्कृत टेक्स्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामा सूत्रा। इसके अलावा तमिल लिटरेचर में शिला पदिकरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मनी मेकलाई, ये बहुत फेमस एपिक्स हैं। ये डील करते हैं
कि कैसे कोवलन एक राजा था, उसको अपनी कॉर्सियन माधवी से ही प्यार हो गया था, ही फेल इन लव विद हर। और बाकी जो है वो है मनी मेकलाई, ये बताता है कि उनको एक बेटी हुई थी, डॉटर हुई थी उनकी। तो ये जो एपिक्स हैं ये सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ हमें बताते हैं। तो मैंने अब तक क्या बताया, तमिल लिटरेचर के बारे में बताया। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें से तिरुकुरल है जो कि तिरुवल्लुवर ने कंपाइल की थी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है सिलापदिकरम और मनी मेकलाई। सिलापदिकरम इज़ अबाउट कोवालन एक राजा था, वो एक अपनी कर्टियन से इसको क्या हो गया था, फेल इन लव। और दूसरा जो है मनी मेकलाई, वो उनकी बेटी के बारे में बताता है जो उनकी हुई थी। मेगालिथ्स, मेगालिथ्स मतलब होता है बड़े बड़े स्टोन्स। ठीक है, मेगालिथ्स बहुत सारे हमें मिले हैं तमिलनाडु में। ठीक है, मेगालिथ्स जो होते हैं और बरियल के टाइम पे जो भी स्टोन वगैरह में वो लोग लिखते हैं ग्रेव्स में, उनके बारे में है। ठीक है, मेगालिथ्स में ऑब्वियसली आसपास स्केलेटन मिलेंगे आपको, लोगों के पॉटरी मिलेगी, क्योंकि लोग पहले मानते थे कि जब कोई मरता है तो उसकी आफ्टर लाइफ होती है, तो चीज़ें बरी करते थे वो लोग। एरोहेड्स वगैरह मिलते हैं, हमें पता चलता है कि लोग कौन सा मेटल यूज़ करते थे। हमें पता चला कि पहले कॉपर स्टेज थी, फिर ब्रॉन्ज एज थी, फिर आयरन एज थी। पॉटरी के बारे में पता चलता है। बाकी इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हैं, ये हमें बताते हैं कि बुद्धिस्ट जैन आते थे, तमिल प्राकृत में भाषाएँ थी। एक खरवेला था जिसे कहते हैं रूलर ऑफ कलिंगा। उसमें उसने लिखा है कि उसने तमिल स्टेट्स की कॉन्फेडरेसी, मतलब जो तमिल स्टेट्स जो यूनाइटेड थी, उसने उसको तोड़ दिया था। अब 3 किंगडम्स जो थे, मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बताया था, चेरा, चोला, पांड्या। चेरास जो थे वो तुम्हारे साउथ में रूल करते थे, वेस्टर्न कोस्ट में। यहाँ पे अशोका के भी वो मिले हैं, एडिक्ट्स मिले हैं। और अशोका के जो एडिक्ट्स हैं इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, वो भी चेरा के बारे में बताते हैं। इनसे हमें एंशियंट रूलर्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि एक थे उदायन जेरल, दूसरे थे नेदुन जेरल। चेरास जो थे उनको पल्लवास ने हरा दिया था 10th सेंचुरी में। और फिर चोलास रूल करने लगे। पांड्यास जो थे वो बहुत पावरफुल थे। पांड्या का किंग था नेदुन जेलियन, बहुत प्रोमिनेंट था। और उसने क्या किया था, उसने चेरास और चोलास को हरा दिया था। ठीक है, ये जो नेदुन जेलियन था। चोलास जो थे ये रिवर कावेरी के पास थे। कारिकल इनमें से सबसे बड़ा राजा था। और चोलास ने बहुत ज़्यादा सफ़र्ड सीवियर रिवर्सेस एट द हैंड्स ऑफ पल्लवास, मतलब कि कभी चोला का किंगडम पल्लवास के हाथ में आ गया, कभी पांड्यास के, कभी चेरास के। तो अभी तक मैं तुम्हें क्या बताया, अभी तक मैं तुम्हें बताया संगम लिटरेचर के बारे में। संगम मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो चीज़ें कंपाइल करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है तिरुकरल, उसके अलावा सिलापदिकरम और मनी मेकलाई, मेगालिथ स्टोन्स होते हैं। इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया। चेरा, चोला, पांड्यास के बारे में बताया मैंने। चेरास जो थे वो रूल करते थे, नेदुन जेरल और उदायन जेरल थे उनके राजा। फिर पांड्यास आ गए। पांड्यास जो थे उनका सबसे बड़ा रूलर था नेदुन जेलियन। जैसे यहाँ पे चेरा का नेदुन जेरल था, इनका नेदुन जेलियन था। चोला जो थे वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर था वो था करिकल, पर वो हार गया था। उसके बाद मतलब सब लोग हार गए थे। सोशल कंडीशंस कैसी थी, जितनी भी महाभारत और रामायण की कहानियाँ हैं वो संगम एज की हैं। ठीक है, और इसीलिए संगम पोएट्स को ये सारी कहानियाँ पता थी, दे वर फैमिलियर। ठीक है, अरुंधति, ठीक है, वो एक मॉडल बन गई थी विमेन के लिए साउथ में, क्योंकि उसने चास्टिटी का आइडिया जो है वो फेमस कर दिया था। और ये कहानी की जो चोकरा बर्ड होती है वो रेन ड्रॉप को छूती है और रेन ड्रॉप पर्ल में बदल जाती है। ये संस्कृत की वो है आइडिया हैं, बट ये संगम एज के टाइम पे इनकी भी लिटरेचर में देखे गए हैं। इसका मतलब नॉर्थ और साउथ में कुछ कनेक्शन था।
यहाँ पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रा, वैश्य सब होते थे। ठीक है, ब्राह्मण जो थे वो पोएट्स होते थे। और वो कहते हैं कि करिकल जो राजा था उसने क्या किया था, ब्राह्मण्स को कैश दिया था, बहुत पैसा देता था, उनकी बहुत इज्जत करता था। और बेचारे जो आउटकास्ट होते थे वो एक्सट्रीमली पुअर होते थे, उनको किनारे रहना पड़ता था, उनको हार्ड वर्क करना पड़ता था, ज़्यादा फिशिंग वगैरह करते थे। क्षत्रिय जो थी वो थी रूलिंग क्लास, इनको कहते थे अरसर। और इनकी जो मैरिज रिलेशनशिप्स होती थी वो होती थी विलवास के साथ, जो इनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी उनसे शादी कर लेते थे ये लोग। और किंग जो था ये पैसा मिलता था इन सबसे शादियाँ करके, उनसे वो अपने वॉरियर्स तैयार करते थे। और सबसे ज़्यादा संगम लिटरेचर में लिखा गया कि वॉर का रीज़न ये होता था कि वो अपनी बेटी की शादी दूसरे से नहीं कराना चाहते थे। ठीक है, और इस वजह से लड़ाइयाँ होती थी। हीरोज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। कैटल रेट्स बहुत कॉमन बताई गई है कि लोग चोरी कर लेते थे। तोलकप्पियन जो है उसने बताया था कि मैरिज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेरेमनी थी, इसमें बहुत ज़्यादा रिचुअल्स होते थे। तमिल्स के पहला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता था मैरिज का, बट ये आर्यंस की वजह से इनका ये कॉम्प्लिकेट हो गया। ठीक है, और वो कहते थे कि नेचुरल है कमिंग टुगेदर ऑफ मेन एंड वीमेन, क्योंकि उनके फिजिकल डिफरेंसेस ऐसे हैं ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द बॉडी, उनका साथ आना वो है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था वो था, विमेन को अच्छी एजुकेशन मिलती थी, उनका स्टेटस जो था पर वो मेन के बराबर नहीं था, उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलते थे। और कुछ विमेन जो थी वो सेंट्स भी बन जाती थी, एसेटिक्स भी। ठीक है, जैसे कि कनागी पटनी ये सजेस्ट करता है दैट द वो ऑफ चास्टिटी वॉज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ फेमिनिन वर्च्यूज़। वो ऑफ चास्टिटी मतलब होता है जब वो ये सब दुनिया जहाँ छोड़कर वो बन जाती थी सेंट। जैसे अभी मैंने बताया था कि वो अरुंधति को वो लोग एक बहुत बड़ी वो चास्टिटी की वजह से उसको बहुत प्योर मानते थे, उसकी वर्शिप करते थे। और एक पत्नी देवी थी और उनको भी वो वर्शिप करते थे क्योंकि शी वॉज अ वेरी लॉयल वाइफ। रिलीजियस आइडियाज़ की बात करें तो विष्णु बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, बट जो हिली एरिया में रहते थे वहाँ पे मुरुगन बहुत पॉपुलर था। जैनिज़्म भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ और बुद्धिज़्म भी इस पीरियड में। एग्रीकल्चर मेन प्रैक्टिस थी। बफेलोज, जैक फ्रूट, पेपर, टर्मरिक ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट थे। और जो रिच होते थे वो अपनी लैंड खुद नहीं वो करते थे, काम करते थे लैंड पे, पुअर से कराते थे। और एनिमल स्किन को वो लोग यूज़ करते थे जो मैट्स की तरह यूज़ होते थे। जो रूलर्स थे उनकी बिग इनकम उनको मिलती थी। कहाँ से मिलती थी? क्राफ्ट्स वगैरह से उनको टैक्स करते थे। बाकी सैंडलवुड वगैरह पे टैक्सेस लगाते थे, पर्ल्स पे इसका ट्रेड होता था। फॉरनर्स वरनास आते थे, यवनास आते थे ट्रेड करने के लिए। मेटल लैम्प्स इन डिफरेंट शेप्स और बॉटल्स ऑफ वाइन भी मिली हैं, इसका मतलब कि फॉरनर्स आते थे और ट्रेड होता था। रोमन ट्रेडर्स आते थे इस टाइम पे। जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स थे। सबसे इम्पोर्टेंट कौन से थे? नौरा, मिलिंदा। वेस्टर्नर्स जो थे वो इंडियन पेपर के बहुत शौकीन थे और उसको वो लोग कहते थे यवन प्रिया। यवन क्योंकि फॉरेन का मतलब है, यवन मतलब होता है फॉरनर्स, यवनास, और यवन को प्रिय है तो यवन प्रिया। रोमन कॉइन्स मिले हमें यहाँ पे, इसका मतलब हम लोग ट्रेड करते थे उनके साथ। बाकी शिप बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि ऑब्वियसली यवनास मतलब आते थे, मतलब कि फॉरनर्स आते थे। ऑक्यूपेशनल गिल्ड्स होते थे, मतलब सबके अपने अपने एरियाज़ होते थे। बैंकर का अपना एरिया, फिनेंसर का अपना एरिया। ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ थी कि जैसे कि जो ब्राह्मण्स थे वो रिच होते थे, उनको स्प्लेंडर लाइफ जीते थे राजा जैसी। बाकी हंटर्स जो थे उनकी हट जो थी वो शील्ड्स, बो से भरी होती थी।
शेफर्ड्स के जो हाउसेस थे वो कर्ड्स एंड बटर वो लोग प्रोड्यूस करते थे फॉर सेल। तो इक्वालिटी तो नहीं थी, इनइक्वालिटीज़ ही थी।